अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 15 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। हमारा टॉपिक चल रहा है क्वेश्चनर डिज़ाइन और ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम इस प्रोसेस के पहले 4 स्टेप्स पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम इसका 5th स्टेप जो है वो शुरू करेंगे। क्वेश्चनर डिज़ाइन का जो 5th स्टेप है, इसमें हम जो क्वेश्चंस हैं उनका स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी वर्डिंग किस तरह की होगी। तो सर्वे क्वेश्चंस जो है ना, इसको हम 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। दूसरे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। और तीसरे जो हैं वो इनका कॉम्बिनेशन है, यानी स्ट्रक्चर्ड भी हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हैं, क्लोज्ड भी हैं और किसी हद तक ओपन एंडेड भी हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है, इस पे मैं आपको क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन जो है उसकी हमारी प्रोडक्ट्स के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जी, आप सपोज करें कि हमारी एक कंपनी है ABC और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर या तो यस में है या नो में। तो ये क्लोज्ड एंडेड या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कहलाएंगे, क्योंकि इसकी जो भी 2 ऑप्शंस बनती हैं इससे बाहर कोई जवाब नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, वुड यू रिकमेंड आवर प्रोडक्ट और सर्विस। तो कस्टमर से आप पूछ रहे हैं। अब इसका जो पॉसिबल आंसर है या तो यस में होगा या नो में होगा, तीसरा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, लिहाजा ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर आप सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखें, आर यू हैप्पी विद आवर एक्सपीरियंस विद योर एक्सपीरियंस विद अस। तो अगेन या तो इसका आंसर यस में होगा या नो में होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन स्केल। तो ये भी एक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। अब ये जो एग्जांपल हमने डिस्कस की है, इसमें जो आंसर है ना वो 1 वर्ड आंसर है, या तो वो यस होगा या नो होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें, जो हमारे यूज़र्स हैं, उनका जनरल बिहेवियर समझने में मदद देते हैं और कुछ यूज़फुल जो डेटा है वो हमारे पास आ जाता है अबाउट देयर सेटिस्फेक्शन। फिर ये हमें जो ट्रेंड्स और परसेंटेजेस हैं वो जानने में भी मदद देते हैं। जैसे ट्रेंड्स का मतलब ये है कि अगर ज़्यादातर लोगों ने येस में आंसर्स दिए तो हमें वो भी एक ट्रेंड पता चल जाएगा, और अगर ज़्यादातर नो में आंसर दे रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। हम इसकी परसेंटेजेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने परसेंट जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं हमारी प्रोडक्ट या सर्विस से, और इतने परसेंट जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं। कुछ मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु डिक्लेयर देमसेल्फ हैप्पी विद आवर वेबसाइट चेंज इन द लास्ट 1, 3, 6, 12 मंथ्स। यानी ट्रेंड हमें पता चलेगा कि 1 माह पहले जो है वो क्या परसेंटेज थी अगर आज हम दोबारा ये सर्वे अपने कस्टमर्स जो हैं उनसे कलेक्ट करते हैं। तो आज क्या परसेंटेज बनती है, 3 माह के बाद क्या बनेगी, 6 माह के बाद क्या बनेगी, 1 साल के बाद क्या बनेगी। या अगर हम प्रीवियसली देखना चाह रहे हैं तो आज से 3 माह पहले क्या सिचुएशन थी, 6 माह पहले क्या सिचुएशन थी, तो हमें ट्रेंड उसका जो है वो पता चल जाएगा कि वो स्ट्रेट है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। फिर ये जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं, क्वेश्चनेयर जो है वो इजी और टू द पॉइंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। जब उसने रिस्पोंडेंट ने सिर्फ येस या नो में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना है तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एनालिसिस हमारे सिंपल और इजी हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें कोई डिफरेंट रिस्पांस अगर कोई कस्टमर देना भी चाहे तो वो दे नहीं सकता, क्योंकि हमने उसको या तो येस की ऑप्शन दी है या नो की ऑप्शन दी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो डिफरेंट रिस्पांस की गुंजाइश इसमें नहीं है। प्रीवियस जो हमने एग्जांपल डिस्कस की वो क्लोज्ड एंडेड या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की एग्जांपल थी, जिसमें 2 ऑप्शंस मौजूद थी। ये ऑप्शंस 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और इस केस में इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। जैसे आप नीचे एग्जांपल देखें, डू यू इंटेंड टू ट्रैवल ओवरसीज विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो इसमें डेफिनेटली विल नॉट ट्रैवल है, प्रॉबेबली विल नॉट ट्रैवल है, अनडिसाइडेड है, प्रॉबेबली विल ट्रैवल है, डेफिनेटली विल ट्रैवल है। तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं उसमें 5 ऑप्शंस मौजूद हैं।
अब जब 5 ऑप्शंस आ गई तो जो आंसर देने के लिए रिस्पोंडेंट के पास ज़्यादा रूम मौजूद है। अब वो इन 5 में से किसी को भी टिक कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एग्ज़ाम्स में आपके पास ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं, वो भी क्लोज एंडेड हैं लेकिन उसमें 2 ऑप्शंस हैं, और एमसीक्यूज़ भी होते हैं जिसमें 4 या 5 ऑप्शंस होती हैं। अगर हमने क्वेश्चनियर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को शामिल करना है तो उसके 2 कंसर्न जहन में रहने चाहिए। पहली बात तो ये कि हमने उसमें कितनी ऑप्शंस या चॉइसेस जो है वो रखनी है। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में देयर वर 5 चॉइसेस, तो 5 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 5 से कम भी हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि जो इनकी पोजीशन है कि पहली चॉइस क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, इसमें भी बायसनेस जो है वो आ सकती है। ये इसको हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो आपने ये जहन में रखना है कि पहली बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जितनी भी ऑप्शंस पॉसिबल हों वो सारी की सारी आपने इस्तेमाल करनी है। अगर वो 7, 8 या 10 हैं तो सारी की सारी आ जाएंगी। और ये जो ऑप्शंस हैं इन्हें हम अल्टरनेटिव्स भी कह सकते हैं, ऑप्शंस भी कह सकते हैं, इनको हम चॉइसेस भी कह सकते हैं, इनको हम कैटेगरीज भी कह सकते हैं। तो मुख्तलिफ वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं। तो आपने ये जहन में रखना है कि ये जो अल्टरनेटिव्स हैं इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी होना चाहिए। अब ये जो 2 मैंने टेक्निकल टर्म्स बोली हैं इसका मतलब समझ लें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद है कि ये ऑप्शंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हों, इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे हम ट्रू और फॉल्स कहते हैं तो ये 2 बिल्कुल अलग डायमेंशंस हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। या जैसे आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि डेफिनेटली विल ट्रैवल या प्रोबेबली विल ट्रैवल, तो डेफिनेटली और प्रोबेबली दोनों का जो दर्जा है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव से मुराद है कि रिस्पोंडेंट का जो भी आंसर है वो इन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने चंद ऑप्शंस जो है वो शामिल कर दी लेकिन जो रिस्पोंडेंट है उसका जवाब इनसे बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने फुल रेंज ऑफ ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट नहीं की। तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव से मुराद कि जो भी आंसर है वो उन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जिसको रिस्पोंडेंट सिलेक्ट करेगा। समटाइम्स एमसीक्यूज़ जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए होते हैं कि उसमें रिस्पोंडेंट एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकता है, और उस केस में क्लियरली आपको बताना चाहिए कि आपने एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी है या एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिसाल देता हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा प्लीज़ इंडिकेट ऑल द ब्रांड्स ऑफ सीरियल्स डैट यू हैव कंज्यूम्ड इन द लास्ट वीक। तो जब आपने लिस्ट एक दे दी सीरियल्स की और उसमें से आपने कहा कि जितने भी सीरियल्स आपने यूज़ किए, तो अब इस केस में जो आंसर है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जितनी इसकी जो चॉइसेस हैं वो बढ़ती जाएंगी उतना ही बाज़ दफ़ा आंसर करना भी मुश्किल होता चला जाएगा। ये पॉइंट भी जहन में रहना चाहिए। अब मैंने कंसर्न एक बताया था कि ये जो चॉइसेस हैं इसमें ऑर्डर या पोजीशन की वजह से भी बायसनेस आ सकती है। आम तौर पे एमसीक्यूज़ में जब आप ऑप्शंस देते हैं तो स्टडीज़ हमें बताती हैं कि जो बिल्कुल शुरू की ऑप्शन है या बिल्कुल एंड की ऑप्शन है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कस्टमर उनको सेलेक्ट करे। इसी तरह से अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिक वैल्यूज़ जैसे कोई क्वांटिटीज़ हैं या प्राइसेस हैं वो शामिल हैं, तो टेंडेंसी ये हो सकती है कि वो सेंट्रल वैल्यू जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, तो वो जो एवरेज वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं ओपन एंडेड या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की तरफ, जिनका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेना होता है और किसी के जो ओपिनियंस हैं वो लेना हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आप रिस्पोंडेंट से पूछते हैं व्हाट वर द मेन रीजंस यू चूज़ आवर प्रोडक्ट और सर्विस। अब ये रीजंस जो है वो कई तरह की हो सकती हैं और ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी भी कर सकती हैं। तो जो भी रीजंस हैं वो इसमें हमें आंसर देगा, ये एक डिटेल्ड आंसर होगा। फिर इसी तरह सवाल पूछा गया हाउ डिड यू फील अबाउट आवर कस्टमर सर्विस।
तो हमारी कस्टमर सर्विस के बारे में जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं या जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हमें बता सकता है। इसी तरह बाकी सवालों में वो जवाब देगा। तो ये सारे के सारे ओपन एंडेड या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमें किसी प्रॉब्लम के पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने में मदद दे सकते हैं, और ये रिस्पोंडेंट जो है उसको ये मौका देते हैं कि वो अपने अल्फाज में उसका जवाब दे सके। फिर ये हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो यूज़र्स हैं या कस्टमर्स हैं उनके बारे में भी हमें बताएगा। जो हो सकता है कि अगर हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस यूज़ करते तो उस सूरत में हमें वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ना पता चल सकता, लेकिन इस तरह से हमें पता चल जाएगा। फिर इसमें जो स्टडी है वो न्यू फाइंडिंग्स की तरफ हमें लेके जा सकती है। यानी बिल्कुल जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं जब अपने अपने ओपिनियंस देंगे तो उसमें कोई नई चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। ये टाइम टेकिंग भी है, लेंथी भी है और डिफ़िकल्ट टू आंसर भी है। ज़ाहिर है कि इसमें उन्हें लिखना पड़ेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और इसमें जो हमारा डेटा एनालिसिस में टाइम है वो भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमें इसे देखना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चनियर्स में आ सकती है कि बाज़ ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं, ऐसे आंसर्स हैं जिनके लिए हमें मज़ीद सवाल करने पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम रिस्पोंडेंट से पूछते हैं कि आपने हमारा जो ट्रैक्टर है ये कब परचेज़ किया। अब कई लोग इसके कई तरह के आंसर्स दे सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि अ शॉर्ट वाइल अगो। अब ये शॉर्ट वाइल से क्या मुराद है, कितने दिन हैं, कितने हफ्ते हैं, कितने महीने हैं, नहीं पता। किसी का आंसर लास्ट ईयर हो सकता है। किसी का जवाब हो सकता है व्हेन आई सोल्ड माय लास्ट ट्रैक्टर। अब हमें तो नहीं पता कि उसने अपना जो लास्ट ट्रैक्टर है वो कब सेल किया। फिर व्हेन आई बॉट द फॉर्म, जब उसने फॉर्म ख़रीदा। अब कब ख़रीदा ये हमें नहीं पता। तो इसमें जो है ना वो एक एम्बिग्यूटी रह जाएगी, जिसके लिए हमें उससे मज़ीद सवाल करने पड़ सकते हैं। जो एक ज़्यादा बेहतर चीज़ है वो कॉम्बिनेशन है ओपन और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस का। और इसकी एक एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि आप किसी से पूछते हैं कि जी व्हाट फीचर्स ऑफ दिस इम्प्लीमेंट डू यू लाइक। अब वो फीचर्स में परफॉर्मेंस आपने बता दी, क्वालिटी बता दी, प्राइस बता दी, वेट बता दी, जो मेजर थे वो आपने बता दिए। अगर इसके अलावा कोई रह गए हैं तो आप अदर्स लिख के और साथ लिख देंगे प्लीज़ मेंशन। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट फीचर मिसिंग भी है तो जो कस्टमर है वो अगर सोचता है उसके बारे में तो वो उसको मेंशन कर देगा। और इसी तरह से अगर कई लोग उसी तरह का फ़ीचर मेंशन करते हैं तो इसका मतलब है कि जो फ़ीचर्स आपने लिखे थे उसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं जो अब हमें पता चल गए बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक क्वेश्चनियर में तीनों तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट और इजी होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जो कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस हैं ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं जहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो भी हम दे देते हैं, और उसके अलावा कोई रह जाए तो रिस्पोंडेंट भी मेंशन कर सकता है। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं वो डिटेल्ड होते हैं, उसमें उनका रिस्पोंडेंट्स का एक पर्सनलाइज्ड ओपिनियन होता है, और इससे हमें न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो इसी तरह हर सवाल जो है ना, मुख्तलिफ जो टाइप्स के क्वेश्चन हैं उसका अपना अपना एक यूज़ है, उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे हैं एज टेक्निकल और स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जहाँ हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जबकि जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं वो इमोशनल या जनरल क्वेश्चंस के तौर पे जो है वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में नज़र आएंगे, जहाँ पे हम इंटरव्यूज़ करते हैं या फोकस ग्रुप करते हैं या ओपिनियन सर्वे करते हैं। जबकि जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हैं वो यूजुअली हमें डिस्क्रिप्टिव या कॉजल रिसर्च में मिलते हैं, जहाँ पे हम सर्वे वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हमने किस टाइप का स्केल यूज़ करना है। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में
स्केल्स के लेवल भी पढ़े हैं और इनकी बहुत सारी टाइप्स भी पढ़ी हैं। उनमें से जो आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल और लिकेट स्केल हैं, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं मार्केटिंग में। और उसकी रीज़न ये है कि ये जो स्केल्स हैं इसमें नंबर्स भी होते हैं या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी होती है हर कैटेगरी की, और इनको एक लॉजिकल मैनर या ऑर्डर जो है उसमें रखा जाता है ये जो कैटेगरीज हैं। और रिस्पोंडेंट जो है इनमें से किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं जो कि उनके आंसर को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने दोनों स्केल्स की एक एक एग्जांपल दे दी है। ऊपर वाला जो है वो लिकेट स्केल है, ब्रांड जी ऑफर्स सुपीरियर क्वालिटी, एक स्टेटमेंट है जिसके साथ आप अपना एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट शो कर सकते हैं। पॉइंट 1 पे स्ट्रांगली डिसएग्री है और पॉइंट 5 पे स्ट्रांगली एग्री है। 5 पॉइंट लिकेट स्केल है ये। और इसी सवाल को अगर आपने पूछना हो बाय यूजिंग आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी, इन योर ओपिनियन क्वालिटी ऑफ ब्रांड जी इज। अब ये आप देख सकते हैं कि वेरी पुअर इज़ 1 और वेरी गुड इज़ 5, दरमियान में पुअर, अनडिसाइडेड और गुड आ रहा है। तो ये दो फॉर्म्स हैं, दो स्केल्स हैं एक ही सवाल को पूछने के, दोनों 5 कैटेगरीज यूज़ कर रहे हैं। तो ये रिसर्चर की अपनी एक चॉइस होगी कि वो लिकेट स्केल को सिलेक्ट करता है या आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल को यूज़ करता है। लिकेट स्केल जो है ये आम तौर पे रिसर्चर के लिए भी इजी है इसको बनाना, इस्तेमाल करना, और रिस्पोंडेंट के लिए भी इजी है इसको अंडरस्टैंड करना। तो यूजुअली हम जो मेल के ज़रिए सर्वे करते हैं या टेलीफोनिकली सर्वे करते हैं या पर्सनली करते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिकली इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं, उसमें हम लिकेट स्केल यूज़ कर सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट लिकेट स्केल दिखाया गया, लेकिन 7, 9 या इवन 11 पॉइंट स्केल्स या इवन इससे भी ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं। और समटाइम्स इसमें एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट की बजाय जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो इनसे मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। फिर टाइम इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है उसको पूरी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ेगा, फिर वो उसके बाद फैसला करेगा कि वो उससे एग्री करता है या डिसएग्री करता है, या स्ट्रांगली एग्री करता है या स्ट्रांगली डिसएग्री करता है, तो जो भी उसका ओपिनियन है।